हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन हेतु मैं आज से शुरू कर रहा हूं चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लास है। मतलब आपको एक क्लास में एक चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। मतलब एक तरीके से ये महातांडव क्लास है और महातांडव होने वाला है, ठीक है। और इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी डेरिवेशन नहीं रह जाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं रह जाएगा। जैसे आज की क्लास में हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करें और चैप्टर नंबर 1 है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं पहले आपको यहाँ पर बताऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। तो अंत तक क्लास में बने रहिएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर के अंतर्गत मैं बता दूं सबसे पहला महत्वपूर्ण डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है गॉस की प्रमेय, और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला अनंत लंबाई तार वाला और दूसरा समतल आचालक चादर वाला, ठीक। तो इस तरीके से आज की क्लास में आप लोगों को हम 5 महत्वपूर्ण डेरिवेशन तैयार करने जा रहे हैं और एक डेरिवेशन तो बोर्ड एग्जाम में आना है। तो चलिए समय को बिना लॉस के अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ट्रिकी मेथड से, है ना। आपको रटना न पड़े, आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपके समक्ष एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है कि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं तो वह एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। क्लियर। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q और +q आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी भाई 2l है, और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं O, और इस मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, अच्छी स्थिति में r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम मान लेते हैं भाई P। क्या मान लेते हैं? अच्छी स्थिति में एक बिंदु हम मान लेते हैं P। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है अच्छी स्थिति में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बिंदु P और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O के बीच की दूरी वो r मीटर की दूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दो आवेश हैं, ठीक है, एक -q आवेश एक +q आवेश। तो दोनों आवेशों के कारण हम बिंदु P पर क्या उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, थ्योरी को समझिएगा। आप लिखोगे कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश -q और +q आवेश हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी 2l है। कितनी भाई? 2l दूरी है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा P है जहां पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब नई लाइन में आपको लिखना क्या है? आपको निकालना है +q आवेश के कारण। तो आप लिखोगे सबसे पहले +q आवेश के कारण। क्या लिखोगे? +q आवेश के कारण किस बिंदु पर भाई? बिंदु P पर। कहाँ पर भाई? बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 नाम दे देते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी है 1/4πε0 K आवेश और बटे में उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो हम +q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो +q आवेश से P तक की दूरी लेंगे। देखिए ये दूरी आपकी L हो गई क्योंकि टोटल दूरी 2l है, या मध्य बिंदु, तो ये दूरी भी आपकी L हो जाएगी। तो हमें अगर निकालना है +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, तो वो आपकी हो जाएगी r-l। कितनी हो जाएगी भाई? r-l। टोटल r है और l घटा देंगे तो ये दूरी पता चल जाएगी इस आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, तो वो जाएगी r-l। चूंकि यहाँ पर दूरी का स्क्वायर होता है मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको माना समीकरण 1,
क्लियर। प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो ऐसे बाहर की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और उसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले समीकरण बना लिया। इसी प्रकार जो दूसरा आवेश है हमारा, कौन सा दूसरा आवेश है भाई, माइनस क्यों आवेश, तो निकालेंगे माइनस क्यों आवेश के कारण, किसके कारण भाई, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु कहाँ पर भाई, P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो जाएगी, इसको हम E2 नाम दे देंगे और वही बिंदु आवेश की तीव्रता वाला सूत्र लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश और उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो माइनस क्यों आवेश से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इतनी दूरी r थी, इसी में l ऐड हुआ है बस, तो टोटल दूरी यहां से वहां तक कितनी हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। इस माइनस क्यों आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है तो दूरी का स्क्वायर कर दिया, इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक है, या मानो या ना मानो, समीकरण 1 या 2 छोड़ो। अब देखिए, आप जब माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन भाई इधर की ओर होगी। ऐसा क्यों, देखिए इधर माइनस क्यों आवेश है कि नहीं, तो दिशा जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो प्लस से माइनस की ओर होती है, तो माइनस अगर इधर है तो दिशा इधर की तो होगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो E2 का मान आया वो इतना आया, लिखेंगे चूंकि तीव्रताएं क्या है भाई, विपरीत हैं, क्या है भाई, विपरीत हैं, इसलिए परिणामी जो तीव्रता होगी, ठीक है, परिणामी जो तीव्रता होगी वो कैसे प्राप्त होगी, परिणामी तीव्रता E जो होगी वो इन दोनों के अंतर से प्राप्त होगी। बहुत सारे विद्यार्थी रट के बैठते हैं कि हम E1 से E2 को माइनस करें कि E2 को E1 से माइनस करें। अरे भैया, बड़े मान से छोटे मान को घटाना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका 5/2 लिखा है और फिर लिखा है 5/3, तो संख्या कौन सी बड़ी है, 5 के 2 भाग करोगे वही तो बड़ी होगी, कि 5 के 3 भाग करोगे तो वो बड़ी होगी। मतलब जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ r से दूरी कम हो रही, जाहिर सी बात ये हर आपका छोटा है, इसका मतलब ये मान E1 वाला बड़ा है, और इसमें हर में जुड़ रहा है, इसका मतलब हर का मान बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है, तो E1 से E2 को घटाएंगे। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा E=E1 का मान है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान कितना भाई, r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर माइनस E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान कितना भाई, r प्लस l का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे भाई, दोनों में जो हमको कॉमन मिलेगा वो कॉमन ले लेंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, क्योंकि जगह ज़्यादा है नहीं। तो E कॉमन दोनों में मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q हमें मिल जाएगा कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। लिख लिया मैंने भाई। इसको हल करेंगे तो E आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, देखिए r प्लस l का गुणा 1 से होगा तो r प्लस l का होल स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, प्लस लगाएंगे r माइनस l का गुणा इधर से होगा होल स्क्वायर का, तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे, प्लस लगा दिया है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, इस ब्रैकेट को ऑफ कर लेंगे। अपान में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि दोनों पर होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेशन करना आपको सीखना है अच्छे तरीके से। E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, यहाँ पर देखोगे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 2rl, अपान में आपका हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए r स्क्वायर प्लस का, ये r स्क्वायर माइनस का, ये l स्क्वायर प्लस का, ये l स्क्वायर माइनस का। तो इस तरीके से E हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और गुणे में 2rl कितना हो जाएगा भाई 4rl, अपान में दूरी हो जाएगी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें तो किसी को कोई भाई डाउट है नहीं, उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखें तो जो r और l की अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा भी लिख सकते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
इस 4 को हम लिख सकते हैं पहले 2 इंटू 2, तो 2 क्यू एल मैंने पहले लिख लिया, क्यू लिख लिया, एल लिख लिया, 2 लिख लिया, और बचा आपका इंटू में भाई 2r, बटे में आ जाए तो आपका बचेगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण P बराबर होता है 2QL, तो इस 2QL के स्थान पर कितना लिख लेंगे भाई, P लिख लेंगे। थोड़ा सा रफ करेंगे इधर, क्योंकि रफ नहीं करेंगे तो हम निकालेंगे कैसे भाई, है ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना। और देखिए 2QL के स्थान पर P लिख देंगे, इनटू में 2R हो गया, अपान में आर स्क्वायर माइनस कितना हो गया माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो जो आर दूरी है वो हमारी इतनी बड़ी है, एल इतनी बड़ी है, एल आर की तुलना में बहुत छोटी है, तो लिखेंगे आर बहुत बड़ी है एल की तुलना में। इसलिए हम जो बहुत छोटी दूरियां होती हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो छोड़ देंगे यहाँ पर। तो ई इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू में 2R अपान में L को छोड़ेंगे तो ये आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे R की पावर 4 हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और 2P अपान में कितना मिल गया भाई, R क्यूब, कितना मिल गया 2P अपान में R क्यूब। अब K का मान वही पुराना बात कि अगर निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान रखेंगे, ठीक है, निर्वात अथवा भाई वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होता है वो कितना रखते हैं हम, 1 रखते हैं। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो E इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P अपान में R क्यूब। तो अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है न्यूटन प्रति कूलम मात्रक लिख देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अच्छी स्थिति में मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना बताया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में बिना समय को लॉस किए हुए भाई बढ़ते हैं इस क्लास के अगले डेरिवेशन की ओर। इस चैप्टर का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको यहाँ पर रफ करते हैं भाई और जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि कैसे ज्ञात करना भाई। तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी निरक्षीय स्थिति में। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे भाई, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय का मतलब होता है अभिलंबवत स्थिति, है ना। तो लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति की बात के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। निरक्षीय स्थिति को भाई समझिएगा अच्छे तरीके से, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये निरक्षीय स्थिति हुआ, वैद्युत द्विध्रुव पहले बनाएंगे माइनस क्यों और प्लस क्यों। निरक्षीय स्थिति का मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में हम क्या करें, निरक्षीय स्थिति में R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम P मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, बिंदु P मानेंगे। शायद ऊपर चित्र बनेगा नहीं, है ना, थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं तो आएगा भाई। हमने एक बना लिया भाई वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में माइनस क्यों आवेश से प्लस क्यों आवेश होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव AB हो गया आपका। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी भाई 2L हो गई टोटल। इसका मध्य बिंदु आपका O हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में हम क्या लेते हैं भाई, एक बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पर इस बिंदु P पर हमें क्या करना है भाई, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। तो प्लस क्यों आवेश से इस बिंदु P को मिला लेते हैं और माइनस क्यों आवेश से इस बिंदु P को मिला लेते हैं। क्लियर। वही पुराना काम क्या लिखोगे कि माना एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक भाई K है, ठीक, जिसका परावैद्युतांक भाई K है, ठीक। अब मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर माइनस क्यों और प्लस क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमारा P है, जहां पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वही पुराना काम। अब क्या लिखेंगे, प्लस क्यों आवेश के कारण, यहीं से स्टार्ट करेंगे। प्लस क्यों आवेश के कारण क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसको हम E1 नाम दे देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। फिर आवेश की बात करें तो प्लस क्यों आवेश के कारण, तो प्लस क्यों आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी की गणना करेंगे। देखिए ये दूरी आपकी कितनी है L, ये दूरी कितनी R। एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी अगर इस कर्ण का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये जो दूरी हो जाएगी वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। तो दूरी के स्थान पर लिख देंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चूंकि दूरी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार ये दूरी भी आपकी कितनी आएगी, आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आर है, ये एल है, तो कर्ण जो हो जाएगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण इस आवेश के कारण इस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली वो इतनी है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, प्लस से ऐसे बाहर ऐसे हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी E1 की डायरेक्शन। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता E2 हो जाएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश की बात करें, क्यों, और इस आवेश से इसके बीच की दूरी भाई वही दूरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। अब याद रखना जो E2 तुमने निकाला है, ठीक है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला है, तो माइनस आवेश इधर है, तो इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी उसकी डायरेक्शन आपकी इधर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया एक सदिश राशि है, उसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। अगर माइनस आवेश इधर तो पक्का डायरेक्शन इधर की ओर होगी। क्लियर। अब देखिए भाई, ये डायरेक्शन हो गई भाई बदल, ये डायरेक्शन ऐसे हो गई, ये डायरेक्शन ऐसे हो गई। मतलब यहाँ पर मैंने देखा कि जो तीव्रताओं की दिशाएं हैं वो क्या है भाई, परिमाण में तो दोनों तीव्रताओं का मान बराबर है, लेकिन दिशाओं में क्या है, विपरीत है। तो जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसे ऊर्ध्वाधर घटकों में ऐसे और ऐसे क्षैतिज घटक, ये इसके समांतर मैंने एक क्षैतिज घटक खींच दिया। क्लियर हुई बात, ऐसे मैंने इसको खींच दिया। ठीक, इसको थोड़ा अलग बना के समझाते हैं। ये ऐसे, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। इस फिगर को थोड़ा इधर बना के समझाते हैं। ये फिगर कुछ ऐसे बनेगा आपका, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से अच्छे से। ठीक है, ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा और सही करते हैं ना, दिखाई तो पड़े कम से कम। अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो फिर कैसे मजा आएगा भाई। ये तीव्रता आपकी E1 है, ये तीव्रता आपकी E2 है, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक, ये आपका क्षैतिज घटक है। अब तो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे मिला लेंगे तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में अगर ये कोण है तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक, इसको E1 से प्रदर्शित किया गया इस लाइन को। यहाँ पर हम लगा देंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब, मतलब ये भुजा आपकी हो जाएगी, लंब पता नहीं है ऊर्ध्वाधर घटक, और बटे में क्या होता है कर्ण, कर्ण का मान कितना है E1, तो यहाँ से लंब का मान निकालेंगे तो E1 का गुणा साइन थीटा से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। मतलब जो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा वो आपका E1 साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार इधर E2 है तो ये ऊर्ध्वाधर घटक आपका आ जाएगा E2 साइन थीटा, क्योंकि इधर E2 है, बस फर्क तो वही है। तो नीचे वाला ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर वाला ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि चूंकि हमने E1 E2 का मान निकाला वो तो सेम है ही है। यहाँ पर जो E1 और E2 जो तीव्रताएं हैं वो परिमाण में तो बराबर है। परिमाण में बराबर का मतलब जैसे ये 2 न्यूटन प्रति कूलम आई तो ये भी 2 न्यूटन प्रति कूलम आई, लेकिन एक की दिशा अगर ऊपर की ओर है तो दूसरे की दिशा नीचे की ओर है। तो मतलब अगर परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो 2 से 2 मान लीजिए घट गया तो आपका 0 बच जाएगा। इस स्थिति में जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, निरस्त कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। तो जब निरस्त नहीं कर देंगे तो अब क्या करेंगे, तो फिर हम क्षैतिज घटकों को निकालेंगे भाई। तो क्षैतिज घटक आपका ये वाला होगा। अब ये जो क्षैतिज घटक होगा वो इस त्रिभुज के लिए भी होगा और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी यही क्षैतिज घटक होगा। तो जब क्षैतिज घटक निकालेंगे तो हम कॉस थीटा ले लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया। और कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका देखिए ये 90 डिग्री के सामने भुजा, ये कर्ण हो जाएगी E1, तो ए का मान आ जाएगा E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार दूसरा जो आधार आएगा एक आ जाएगा E1 कॉस थीटा, और तीव्रता दूसरे E2 के कारण निकालेंगे तब आ जाएगा E2 कॉस थीटा। अब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी भाई, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी भाई, सेम है, एक ही डायरेक्शन है। तो दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में होने के कारण ये तीव्रताएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी जो क्षैतिज घटक होंगे वो जुड़ जाएंगे और ऊर्ध्वाधर घटक कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि उनकी दिशाएं विपरीत और परिमाण में बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि E1 व E2 क्या है भाई, परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, परंतु दिशाओं में क्या है भाई, विपरीत हैं, दिशाओं में विपरीत हैं। परिमाण में बराबर हैं, E1 व E2 परिमाण में बराबर हैं, परंतु दिशाओं में क्या विपरीत है भाई, ऊर्ध्वाधर घटक,
ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तथा क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण क्या होगा भाई? ये जुड़ जाएंगे, कर्ण जुड़ जाएंगे, क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। इसलिए जो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा क्षैतिज घटक था और E2 cos थीटा भी क्षैतिज घटक था। दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये क्या होंगे भाई? जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, अब ये जुड़ जाएंगे तो हम जोड़ लेंगे E इक्वल टू E1 की अगर बात करें, देखो दोनों में cos थीटा कॉमन मिल जाएगा और E1 का मान उतना है जितना E2 का मान है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ लिखोगे, दोनों चीज़ें सेम है ना, तो 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए और इनटू में cos थीटा लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है भाई। E1 E2 सेम है, 2 बार जोड़ोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, सीधी सी बात है, बार बार क्या करें। अब देखिए भाई, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो E इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, और यहाँ पर देखें तो ये आपका हो गया 2Q अपान में भाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की बात करें तो यहाँ पर जैसे ये एंगल आपका थीटा है, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार और बटे में कर्ण, तो आधार एल और कर्ण की बात करें तो अंडर रूट कितना है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान रख देंगे, कितना है आपका? एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैंने कॉस थीटा का मान रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे तो E इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 2Q का गुणा L से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2QL अपान में। देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, जबकि यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर अंडर रूट का क्या होता है? पावर आधी। ठीक, अंडर रूट लगा इसका मतलब पावर आधी, तो एक आधा ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसके अंडर रूट का मतलब पावर आधी। 1 और आधी पावर जोड़ेगी तो 3/2 यानी 1.5 आ जाएगी, तो 1.5 ले सकते हैं, 3/2 लिख दिया भाई। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 2QL हो जाएगा भाई P के बराबर। 2QL किसके बराबर था भाई? ध्रुवा गुण P के बराबर। अपान में आ जाए तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर इसको हल करेंगे तो देखिए L जो है, R जो है वो बहुत बड़ी दूरी है। बड़ी दूरी है किसकी भाई? L की तुलना में L इतनी बड़ी छोटी दूरी है, R बड़ी दूरी है, तो R बड़ी दूरी उसको रखेंगे, L छोटी दूरी है उसको छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ऊपर आपका हो गया P, और जब L को छोड़ेंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, केवल R³ बच जाएगा। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो जाएगा भाई? व्यंजक हो जाएगा। लिख देना निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात के लिए या वायु के लिए जो K का मान होता है वो कितना होता है भाई? 1 होता है, और जब तुम K का मान 1 रख दोगे तो ये आपका व्यंजक मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³। इस तरीके से आपने अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R³ आया, और निरक्षीय स्थिति में निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R³ आया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी और निरक्षी स्थिति अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को हम ले चलेंगे भाई गॉस की प्रमेय पर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय, तो थोड़ा सा हम भाई मुँह पहुँचते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।